जय श्री राधे दोस्तों, केपी की वाणी चैनल में आपका स्वागत है। रोजाना राशिफल से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल केपी की वाणी को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको अपनी शादी के बारे में जानना है कि आपकी शादी कब होगी, तो आप अपना जन्मदिन कमेंट बॉक्स में बताएं, आपकी जरूर मदद की जाएगी। प्लीज अधूरी जानकारी ना दे, इससे आपको समय पर जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आप लव मैरिज को लेकर भविष्यवाणी पाना चाहते हैं तो अपना और अपने पार्टनर का पूरा विवरण कमेंट बॉक्स में दे, हम आपको जल्द से जल्द पूरी जानकारी देंगे। अगर रिप्लाई करने में देरी होती है तो आप निराश बिल्कुल ना हो, क्योंकि आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। लव मैरिज की जानकारी मूलांक के हिसाब से दी जाएगी और शादी की जानकारी जन्म तिथि के हिसाब से दी जाएगी। इसमें बदलाव हो सकता है। यह बदलाव तब हो सकता है जब आप अपनी निजी जानकारी कुंडली बनाकर प्राप्त करते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा कि अब आप केपी की वाणी से अपनी शादी की कुंडली भी बनवा सकते हैं। इसमें आपकी शादी कब होगी, कहाँ होगी, कैसे होगी, किससे होगी, किस दिशा में होगी, किस नाम से हो सकती है, किस राशि से करनी चाहिए, आपके जीवन साथी का रंग रूप स्वरूप स्वभाव कैसा होगा, उनका और आपका कैरियर कैसा होगा। अगर आप किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं या चाहती हैं तो आपकी लव मैरिज की संभावना है, माता पिता की सहमति मिलेगी अथवा नहीं, इन तमाम तरह की जानकारी आप कुंडली बनाकर प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप कुंडली मिलान भी करवा सकते हैं। कुंडली मिलान में यह ज्ञात हो जाता है कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा गुजरेगा। शास्त्रों में ऐसा निहित है कि नारी दोष, भकुर दोष और मांगलिक प्रभाव लगने पर शादी नहीं करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में प्रकांड पंडित से अवश्य सलाह ले, इसके बाद ही आगे बढ़ें। आप केपी की वाणी पर संपर्क करने के लिए 8521835670 पर व्हाट्सएप मैसेज अथवा कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा संचार के सभी माध्यमों से केपी की वाणी से जुड़ सकते हैं। हम आपको आपकी निजी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में आपको उन दो राशियों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनकी सगाई दिसंबर महीने में होने वाली है और दिसंबर महीने में उनकी शहनाई बजने वाली है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि शादी से संबंधित जो जानकारी होती है वह ज्योतिष शास्त्र में निहित है। कई ज्योतिष इसे बताते नहीं है, पर शादी के समय बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है। शास्त्रों में यह बताया गया है कि इन नियमों के पालन करने से कन्या या वर दोनों ही सौभाग्यवती जीवन जीता है। तो अगर आपको यह जानकारी प्राप्त नहीं है तो आइए बारी बारी से जानते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि ज्योतिष शास्त्र में विवाह कर्म कांड का पूरा सार बताया गया है। उन्हीं सारों में से कुछ चुनिंदा चीजों को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं ताकि आपको अपनी कन्या या लड़के की शादी में कोई दिक्कत ना हो। तो आइए बारी बारी से जान लेते हैं। तो दो कन्या का विवाह एक समय कभी नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि दो लड़कियों की शादी एक ही बार कर दी जाती है, किंतु शास्त्र में ऐसा निषेध है। एक कन्या की शादी के उपरांत दूसरी कन्या की शादी हो सकती है, परंतु एक साथ शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में यह भी निहित है कि एक समय में दो शुभ कर्म करना उचित नहीं होता है। इसके लिए कभी भी दो शादी एक बार में नहीं करनी चाहिए। कन्या के विवाह के अनंतर पुत्र का विवाह हो सकता है, लेकिन पुत्र विवाह के अनंतर पुत्री का विवाह 6 महीने तक नहीं करनी चाहिए। यानी कि इसे आप आसान शब्दों में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर लड़की की शादी हुई है तो आप लड़के की शादी कर सकते हैं, लेकिन अगर लड़के की शादी होगी तो 6 महीने तक अपनी लड़की की शादी बिल्कुल ही ना करें। एक वर्ष में सहोदर भाई अथवा बहनों का विवाह शुभ नहीं होता, यानी कि एक ही साल में दो बेटियों की शादी या दो बेटे की शादी नहीं करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्जित है। समान गोत्र और समान प्रवर वाली कन्या के साथ भी विवाह निषेध है, यानी कि एक ही गोत्र में लड़के और लड़की की शादी नहीं करनी चाहिए। विवाह के पश्चात 1 वर्ष तक पिंडदान, मृतका स्नान, तिल तर्पण, तीर्थ यात्रा, मुंडन, प्रेतानुगमन आदि नहीं करनी चाहिए। विवाह में छींक का दोष नहीं होता, यानी कि अगर आप कोई शुभ कार्य करते हैं और उस समय छींक आ जाती है तो ऐसा माना जाता है कि यह शुभ नहीं होता है, किंतु विवाह में छींक का दोष नहीं होता है। तो अगर ऐसी स्थिति पैदा हो तो भगवान श्री शिव और भगवान श्री हरिविष्णु का नाम स्मरण कर उन पर छोड़ दें। वैवाहिक कार्यक्रम में स्पर्श का भी दोष नहीं होता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि बड़े छोटों में चरण लग जाता है या पैर लग जाता है तो स्पर्श का दोष लगता है, लेकिन विवाह में स्पर्श का दोष नहीं लगता है। विवाह में चतुर्थ द्वादश चंद्रमा ग्राह्य है, यानी कि ऐसे दिनों को पकड़ना चाहिए। विवाह में षष्ठ, अष्टमी, दशमी तथा शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, रिक्ता आदि तिथि निषेध है। इसके अलावा चतुर्दशी और नवमी भी निषेध है, यानी कि षष्ठी, अष्टमी, दशमी, प्रतिपदा,
शुक्ल पक्ष की और चतुर्दशी नवमी, इन दिनों में शादी नहीं करनी चाहिए, चाहे विवाह मुहूर्त कितना भी शुभ क्यों नहीं हो। कन्या कैसी होनी चाहिए? तो कन्या अधिक अंग वाली नहीं होनी चाहिए, ज्यादा बोलने वाली भी नहीं होनी चाहिए और ना ही वह रोगनी होनी चाहिए। विवाह में सपिंड विचार, गोत्र आदि का विचार करना चाहिए। स्त्रियों के लिए गुरुबल और पुरुषों के लिए रवि बल देख लेना चाहिए। किस महीने में शादी करनी चाहिए? तो माघ, फागुन, वैशाख, अगहन, जेठ, आषाढ़, इन महीनों में शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी, उत्तरा, रेवती, मूल, स्वाति, मृगशिरा, मघा, अनुराधा, हस्त, ये नक्षत्र विवाह में शुभ माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में शादी करनी चाहिए। विवाह में सौर मास ग्रहण करना चाहिए। सौर मासो विवादो यज्ञादो सावन स्मृतः अब्दिके प्रत्यकारे च चांद्रो मास से प्रशस्यता। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोम, इन वारों में कन्या की शादी करने से कन्या सौभाग्यवती होती है। इसलिए हमेशा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार, इन दिनों में ही लड़की की शादी करनी चाहिए। तो उन राशियों के बारे में बताने से पहले आपको उन अशुभ ग्रहों के बारे में बता देता हूँ जिनके चलते शादी में देरी होती है। तो शनि के रहने पर वैवाहिक जीवन के टूटने में सबसे बड़ी भूमिका रहती है। अगर शनि का संबंध विवाह भाव या इसके ग्रह से हो तो विवाह टूट जाता है या शादी टूट जाता है। शनि अगर विवाह भंग करने का कारण हो तो इसके पीछे घर के लोग जिम्मेदार माने जाते हैं। अगर शनि की वजह से वैवाहिक जीवन में समस्या आ रही है तो शिव जी को रोजाना प्रातः काल जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें। साथ ही हर शनिवार को लोहे के बर्तन में सरसों तेल डालकर दान करें। इससे शनि में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। मंगल वैवाहिक जीवन में विच्छेदन के अलावा अगर मामला हिंसा तक पहुंच गया हो तो इसका मुख्य कारण मंगल होता है। मंगल जब वैवाहिक जीवन में समस्या देता है तो मामला काफी आगे बढ़ जाता है। इससे वैवाहिक संबंध विवाह के बाद बहुत जल्द टूट जाता है। इसमें मामला कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच जाता है। अगर मंगल की वजह से समस्या आ रही है तो मंगलवार का उपवास करें। मंगलवार के दिन लाल चीजों का सेवन बिल्कुल ना करें। हर मंगलवार को निर्धनों को मीठी चीजों का दान करें। लाल रंग का प्रयोग कम से कम करें। अगली जो ग्रह है वो राहु केतु है। विवाह के मामले में शक और वहम जैसी स्थिति को पैदा करना राहु केतु का प्रमुख काम है। अगर राहु केतु विवाह संबंधों में बाधा पहुंचाता है तो बेवजह शक पैदा होता है। अगर कभी कभी जीवन साथी दूसरे को, ऐसी स्थिति में कभी कभी जीवन साथी छोड़कर दूसरे के पास चला जाता है या दूसरे को छोड़कर दूर चला जाता है। इसमें वैवाहिक जीवन रहने के बावजूद जीवन भर अलगाव झेलना पड़ता है। क्या करे? तो भगवान विष्णु की उपासना करे। जल में कुश डालकर रोज स्नान करे। काले कुत्ते को रोजाना रोटी खिलाएं। शनिवार के दिन मीठी चीजें बिल्कुल ही ना खाएं। इससे राहु केतु का दोष दूर होता है। सूर्य को कई ज्योतिष अशुभ ग्रह मानते हैं, कई शुभ ग्रह मानते हैं। तो विवाह के मामले में सूर्य का दुष्प्रभाव हो तो जीवन साथी के कैरियर में बाधाएं आती हैं या कभी कभी अहंकार के कारण आपसी संबंध खराब हो जाते हैं। यहाँ पर बहुत सोच समझकर शांतिपूर्ण तरीके से विवाद को सुलझाना चाहिए। क्या करे? तो नित्य प्रातः सूर्य को रोली मिला हुआ जल अर्पित करें। एक तांबे का छल्ला धारण करें। गुलाबी रंग के वस्त्र धारण करना आपके लिए शुभ होगा। गुरु, तो कुंडली में अगर गुरु अच्छा हो तो विवाह की बाधाओं को समाप्त करता है। अगर सप्तम भाव के स्वामी पर इसकी दृष्टि हो तो विवाह की सभी बाधाएं समाप्त हो जाती। लग्न में बैठा हुआ गुरु सर्वाधिक शक्तिशाली होता है और वह समस्त बाधाओं को नाश कर देता है। परंतु अगर गुरु सप्तम भाव में हो तो कभी कभी व्यक्ति अविवाहित भी रहता है। अगर गुरु अनुकूल हो तो पीली चीजों का दान कभी ना करे। अगर बृहस्पति खराब हो तो केले का दान करे, सर्वोत्तम होगा। अगर गुरु के कारण विवाह न हो रहा है तो विद्या का दान आप कर सकते हैं। शुक्र, तो शुक्र को स्त्री शुक्र विवाह सुख का कारक माना जाता है। विवाह शुक्र के वैवाहिक या पारिवारिक सुख मिल ही नहीं सकता है। अगर शुक्र कमजोर हो तो वैवाहिक जीवन खराब हो जाता है। अगर शुक्र पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो या शुक्र खराब हो तो विवाह संबंध टूटता है। अगर जरा भी अच्छा हो तो व्यक्ति को जीवन में विवाह का सुख मिल ही जाता है। अगर शुक्र अनुकूल हो तो शुक्र की वस्तुओं का दान कभी न करें। शुक्र खराब हो तो शुक्र की वस्तुओं का दान करें और हीरा कभी न। शिव जी की उपासना करें, इससे शुक्र बलवान होता है। स्त्रियों के लिए गुरु मजबूत होना चाहिए और लड़कों के लिए शुक्र का मजबूत होना जरूरी है। इससे शादी में आ रही बाधा दूर हो जाएगी। आइए अब उन राशियों के बारे में जानते हैं जिनकी सगाई दिसंबर में होने वाली। तो वृश्चिक राशि के जो है शादी के योग दिसंबर महीने में प्रबल हैं। वृश्चिक राशि के जातकों के जो शादी के योग हैं 21वें वर्ष से बनते हैं। तो वृश्चिक राशि के जातकों के जो शादी के योग बन रहे हैं, महीना जो है दिसंबर महीना प्रबल है। शिव जी की कृपा और शुक्र के मजबूत रहने के चलते ऐसा हो रहा है कि वृश्चिक राशि को
ऐसा शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है। जो जातक लव मैरिज करना चाहते हैं उनके भी शादी के योग बन रहे हैं। IST नाम से शादी होने की संभावना अधिक है। हालांकि अगर सिंह राशि के जातकों से आप शादी करते हैं तो ज्यादा उत्तम है। हर शुक्रवार को शिव जी को इत्र और जल अर्पित करें, सफेद फूल अर्पित करें, सफेद कपड़े पहने। सोमवार और शनिवार को जल में काले तिल मिलाकर अर्पित करें और कच्चा दूध चढ़ाएं। इससे शादी में आ रही समस्त बाधाएं दूर हो जाएंगी और शादी निश्चित ही हो जाएगी। अगली राशि तुला है। तो तुला राशि के जातकों के जो शादी के योग हैं 20वें वर्ष से बनते हैं। इस राशि के लव मैरिज होने की संभावना प्रबल रहती है और अरेंज मैरिज भी होती है। भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान शिव जी की विशेष कृपा इस राशि के जातकों पर रहती है, क्योंकि ये राशि बड़े ही नेक दिल के होते हैं। इनके स्वभाव में दया छलकती रहती। इसके चलते भगवान शिव और विष्णु की विशेष कृपा इन पर बरसती रहती है। बात करें महीना, तो दिसंबर महीने में आपकी सगाई के प्रबल योग हैं। अगर आप शादी में समस्त बाधाओं को दूर करना चाहते हैं तो मंगलवार को गरीबों में मिठाई बांटें। GMT नाम से होने की संभावना अधिक रहती है। हालांकि अगर सिंह राशि से आपका संबंध हो तो ज्यादा बेहतर हो। इस वीडियो में बताई गई जानकारी ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज आपको सूचना पहुंचाना है, आपसे सूचना हेतु ही ले। इसके अतिरिक्त अगर आप इनको मानते हैं, अपनाते अथवा उपयोग करते हैं तो उसके आप स्वयं जीवाना। आप चाहे तो केपी की वाणी से संपर्क कर अपनी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने नजदीक के किसी प्रकांड पंडित अथवा ज्योतिष से भी सलाह ले सकते हैं। दोस्तों, इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के डैशबोर्ड अथवा प्लेलिस्ट पर जाएं और अपनी राशि अनुसार वीडियो जरूर देखें। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी? लाइक कर, कमेंट कर, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ, और केपी की वाणी को जरूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। माता रानी कृपा आप पर बनी रहे, आपके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहे, आप सौ परिवार स्वस्थ एवं सुखी रहे। आप सभी के प्यार और स्नेह के लिए आप सबको हृदय से धन्यवाद करता हूँ। आप लोग इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेता हूँ कि जल्द एक नए वीडियो और एक नई जानकारी लेकर आपके समक्ष हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दे। आप जहां रहे मस्त रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, जय वाहिगुरु।